मैं मनोज कुमार सिंह, सहचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान की अगली कड़ी में स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग पर चर्चा की जाएगी। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र पर चर्चा करने के पूर्व कुछ रामधारी सिंह दिनकर के जीवन वृत्त और कवि व्यक्तित्व के बारे में जान लेना आवश्यक है। इनका जन्म बिहार की धरती पर ही 23 सितंबर 1908 में होता है। गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय। जन्म के साथ वो इनकी पठन पाठन बिहार की धरती पर ही हुआ था। इनकी पहचान हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, समीक्षक, इतिहासकार, निबंधकार के रूप में स्थापित है। इन्होंने अपने स्नातक की उपाधि पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र विषय से प्राप्त की थी। ये 4 भाषाओं के अच्छे जानकार थे। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू पर इनकी गहरी पकड़ थी। उन्नीस 34-35 में स्नातक करने के बाद वो कुछ वर्षों तक विद्यालय में अध्यापक रहे। 1934 से 47 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक के पद पर उन्होंने कार्य किया। लगभग 12-13 साल सरकार के मुलाजिम बनकर रहे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि सरकारी मुलाजिम होते हुए भी उन्होंने अपनी लेखनी को विश्राम ही नहीं दिया। उनकी लेखनी से जन सरोकार से जुड़ी प्रश्न हमेशा निकलते रहे। अपनी अभिव्यक्ति के दौरान उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि वो सरकार के मुलाजिम हैं। सरकारी मुलाजिम रहते हुए उन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र आदि परिवर्तन लाने की चेतना का प्रसार करने वाली कविताओं की रचना की और लोगों के जनमानस में परिवर्तन की इच्छा पैदा की। स्वाभाविक है, जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और 1917-18 में गांधी के आगमन के बाद जो स्वाधीनता आंदोलन में गति आई, उस समय कोई भी कवि सरकार का पक्षधर या सरकार का मुलाजिम हो ही नहीं सकता था। कवि स्वभाव से यथास्थितिवादी नहीं होता, परिवर्तनकामी होता है। दिनकर भी परिवर्तनकामी थे, खुद ही नहीं थे, वो जनता को भी परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहते थे।
इनकी लेखनी की ताकत और लेखनी से निकलते हुए विषय पर जब अंग्रेजों की नज़र गई तो उन्होंने 4 वर्ष में इनका 22 बार स्थानांतरण किया। उन्नीस 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। जब संसद का गठन हुआ 1952 से, तो उसी समय से 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1964 से 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1965 ईस्वी से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनके जीवन वृत्त को, इनकी जीवनी को देखकर सबको लगेगा कि उनको जीवन रहते प्रसिद्धि भी मिली, पद भी मिला। ऐसा सौभाग्य सब कवियों को नहीं होता है। और इस सौभाग्य के लिए उनकी किस्मत से अधिक उनकी लेखनी, उनकी अभिव्यक्ति का देन है। उनकी लेखनी की ताकत और जन सरोकार चेतना से संपृक्त कविताएं उनकी लोकप्रियता का कारण रही और उसी के कारण आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तमाम पदों पर उन्होंने जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। इनका रचना संसार बहुत विस्तृत है। हिंदी भाषा के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो गिने चुने लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा, इनकी कविताओं की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि इनकी कविताएं लोकमानस में लोकोक्ति और मुहावरों की तरह रच बस गई है। कई बार तो कई लोगों की जुबान पर इनकी कविता पंक्तियां उच्चारित होती रहती हैं, लेकिन उच्चारित करने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये रचनाएं किस कवि की है। लोकप्रियता का ऐसा सौभाग्य सबको नसीब नहीं होता। कविता की विशेष खासियत और जनमानस की गहरी समझ के कारण ही ऐसी पंक्तियां संभव हो पाती हैं। हिंदी साहित्य में ऐसी लोकप्रियता, उनकी कविताओं की लोकप्रियता भक्ति काल के कवियों को ही मिल पाई है। भक्तिकालीन कवियों में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों की अनेकों पंक्तियां भारतीय जनमानस में मुहावरे और लोकोक्ति की तरह बस गई है। आप ठीक ठीक नहीं बता सकते हैं, अगर साहित्य से सीधे नहीं जुड़े हैं तो ठीक ठीक नहीं बता सकते हैं कि ये किसकी रचना है। ये इतनी लोकप्रियता उनकी पंक्तियों की वो जनमानस के कवि की गहरी समझ को रूपायित करती है। भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ये मुहावरा अधिकांश लोग कहेंगे कि ये लोकोक्ति है, लेकिन लोकोक्ति नहीं है। जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, ये भी लोकोक्ति नहीं है, भक्तिकालीन कविता है। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं तो मैं पूजू पहाड़ी, कबीर की पंक्ति है। ये लोकोक्ति नहीं है, कबीर की पंक्ति है, लेकिन जनमानस में रच बस गई है। तुलसी की पंक्ति भय बिनु प्रीत न होई, आज भी मुहावरे और लोकोक्ति के रूप में इसका उपयोग होता है।
संतन को कहाँ सिकरी सो काम। ऐसे अनेकों भक्तिकालीन कवियों के उदाहरण मिल जाएंगे जो कवि जिनकी कविताएं मुहावरे और लोकोक्ति की तरह भारतीय जनमानस में अपनी गहरी पैठ बना चुकी हैं। लोकप्रियता ऐसे नहीं आती। लोकप्रियता का कारण होता है भारतीय जनमानस की अच्छी समझ और साथ ही भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अच्छी समझ। रामधारी सिंह दिनकर को भी इसका बखूबी समझ थी कि जन आकांक्षाएं जन सरोकार से गहरे स्तर पर जुड़े हुए। इसलिए उनकी अनेकों पंक्तियां आज जनमानस में मुहावरों और लोकोक्ति की तरह प्रसिद्ध है। वैसे आधुनिक काल के बहुत कम कवियों की कविताओं को ऐसा दर्जा मिला है। जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये इस पंक्ति को देखें, या दूसरी पंक्ति, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। या तीसरी पंक्ति, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे अनेकों पंक्ति, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। ये सब तमाम पंक्तियां हैं जो आधुनिक जनमानस में पैठ बनाई हुई हैं। इस लोकप्रियता को हासिल करने की आवश्यक शर्त होती है उसकी जन पक्षधर चेतना, और इसी चेतना के कारण जन आकांक्षा की पहचान हो पाती है। ये चेतना रामधारी सिंह दिनकर में थी और इसी समझ के कारण जन पक्षधर चेतना, जन आकांक्षाओं की पहचान, परिवर्तन की इच्छा आदि तमाम ऐसी इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं जो इन्हें लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित करती हैं और इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिलाती हैं। यूं तो छायावाद काल में ही इनका लेखन का आरंभ होता है, लेकिन छायावाद की धूम के बीच, छायावाद की संश्लिष्ट राष्ट्रवादी चेतना की अभिव्यक्ति के बीच एक सीधे तरह से जनमानस से संवाद करने की शैली को अपनाया उन्होंने। ये शैली उसके पूर्व भूषण के पास थी, ओज संपृक्त शैली, वीर रस की शैली, और युग की मांग भी थी। राष्ट्रवाद की चेतना का प्रसार आवश्यक था, स्वाधीनता आंदोलन में गति लानी आवश्यक थी। स्वाधीनता की चेतना का प्रसार जन जन में पहुंचाने की जरूरत थी, तो जरूरत थी, इस कारण ऐसी कविताओं की जरूरत थी जो लोगों के मन में ओज, साहस, वीरता का संचार कर पाए। रामधारी सिंह दिनकर ने इस जिम्मेदारी को बहुत तल्लीनता से निभाया। राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करने के लिए और स्वाधीनता के आग्रह के कारण इनकी कविताओं में ओज तत्व की प्रधानता मिलती है, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। इनकी सबसे पहली उपलब्ध कविताओं में बारदोली विजय संदेश 1928 में की रचना है। इसी के साथ रचना कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। उसके बाद लगातार
प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1962, ऐसे रश्मि रथी 1952, अनेकों रचनाएं इन्होंने की और इनकी रचनाओं की लोकप्रियता ऐसी रही कि आज भी रश्मि रथी के कृष्ण और कर्ण का संवाद, कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद, उर्वशी की पंक्तियां आज भी जनमानस में गहरी पैठ बनाई हुई बैठी हैं। 1952 में उनकी रचना 1952 में रश्मि रथी प्रकाशित होती है और कर्ण के ऐतिहासिक कर्ण के अलग स्वरूप को उसमें स्थापित करती है। उर्वशी के लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने अपनी दृष्टि से, अपने नज़रिए से भारत के इतिहास को समझने की और समझाने की कोशिश की है। उनको साहित्य सेवा के लिए 1959 में पद्म विभूषण मिला। तो अपनी जन सरोकार चेतना को लेकर कभी भी उन्होंने सत्ता से सामंजस्य करने की कोशिश नहीं की। 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा था, उसके लिए समारोह निर्धारित किया गया था। उस समारोह में नेहरू के अच्छे मित्र थे, तो स्वाभाविक है उनकी लोकप्रियता के कारण नेहरू से नज़दीकी हुई थी और उस समारोह में उन्होंने भारत के नए तस्वीर को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उनकी शीर्षक कविता जनतंत्र का जन्म, उन्होंने गणतंत्र दिवस के समारोह में इस कविता का गान किया था। आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों और तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों खलियानों में। पूरे भारतीय जनमानस की समझ को बदलने की कोशिश और उस दिशा की ओर संकेत करने की कोशिश, और उस दिन पहला गणतंत्र दिवस का दिन कि अब देवता मंदिरों राजप्रसादों और तहखानों में नहीं हैं, देवता कहीं हैं तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे तो खेतों खलियानों में। इस सपने के साथ भारत को की आज़ादी को उन्होंने देखा, कब भारत इस रास्ते पर चलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि उनका सपना पूरा नहीं हो सका। सत्ता के नज़दीक पदों पर रहने के कारण उनको ये न समझ लिया जाए कि उनकी लेखनी को सत्ता कुंद कर पाई। वो सभी जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनाने में दिनकर को नेहरू ने ही नाम उनका प्रस्तावित किया था और नेहरू से उनकी मित्रता भी थी। लेकिन इन मित्रता के दायरे में उन्होंने कभी भी गलत नीतियों का विरोध छोड़ा नहीं। नेहरू की नीतियों की मुखालफत की उन्होंने।
उन्होंने संसद में कहा था कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी का गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। ये पंक्तियां संसद में नेहरू की आलोचना करती हुए उन्होंने कही थी। 1962 में जब चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने कविता का पाठ किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया। उन्होंने सीधे आलोचना की। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। उन्होंने कविता का पाठ किया कि रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग भी फिरा दे, हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीम वीर। इसमें उन्होंने कहा कि अब युधिष्ठिर की सत्यवादिता की जरूरत नहीं है, अब अर्जुन और भीम की गदा और गांडीव की जरूरत है। और नेहरू अहिंसा के नाम पर, नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जिस तरह की नीति को अपनाया, उसकी उन्होंने सामाजिक रूप से लोकसभा पार्लियामेंट में उसकी आलोचना की थी। राज्यसभा में खड़े होकर केवल यही नहीं, हिंदी को लेकर नेहरू की दृष्टि को भी उन्होंने अपनी निंदा का विषय बनाया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहता है कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया था कि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? यह वक्तव्य सुनकर पूरी राज्यसभा सन्न रह गई थी। ठसाठस भरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था और यह मुर्दा चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुँचती है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में सरकारी पद पर रहते हुए 34 से 47 तक वो सरकारी पद पर थे। उस दौरान उन्होंने रेणुका हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र जैसे परिवर्तनकामी काव्यों की रचना की और खुलेआम लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उसी तरह राज्यसभा का सदस्य रहते हुए, हिंदी का सलाहकार रहते हुए भी उन्होंने जहाँ ज़रूरत पड़ी आलोचना की, तो उसके लिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि वो सरकार के पदों पर हैं। उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, जनता की समस्याओं की आवाज़ उठाई। अब अगले व्याख्यान में हम सब दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।